हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि टोंगा कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जुआरी रिवर को लेकर के। तो जुआरी रिवर जो है वो गोवा स्टेट की लार्जेस्ट रिवर के रूप में फ्लो करती है। जुआरी रिवर का ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न घाट से होता है। और गोवा स्टेट में दो इंपॉर्टेंट रिवर, जुआरी रिवर एंड मांडोवी रिवर, जिसको महादई रिवर के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों रिवर जो है वो गोवा स्टेट में एक एस्चुरियन सिस्टम को फाउंडेशन रखती हैं। और ये दोनों रिवर जो है वो गोवा की जो फार्मिंग इंडस्ट्री है उसके लिए एक फाउंडेशनल रोल जो है वो प्ले करती हैं। ओके, अभी जुआरी रिवर जो है इस पर एक ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया था जिसकी वजह से न्यूज में बनी हुई थी। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर भी हमने बात की है, फ्रंट पेज पर ही एक इमेज दी हुई है। और इस इमेज को अगर हम डिस्कस करें तो चेनाब रिवर जो फ्लो करती है उसके ऊपर ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया है। ये जो ब्रिज है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे किसी भी एग्जाम में कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है। या बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें हाइट को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितनी हाइट पर ये ब्रिज जो है इसका फॉर्मेशन किया गया है। तो 359 मीटर चेनाब रिवर के ऊपर जो है 359 मीटर हाइट पर जो है इस ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो रेसी डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही साथ में ये ब्रिज बनने से क्या होगा, कश्मीर वैली जो है उसको कंप्लीट कंट्री के साथ में ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है ये प्रोवाइड करेगा ये ब्रिज। तो अगर हम बात करें इस ब्रिज के बारे में और चेनाब रिवर के बारे में कुछ बेसिक बातें, तो यहाँ पर है मैप और इसमें ये दे रखा है चेनाब रिवर की फ्लोइंग एरिया। देखो, जो चेनाब रिवर है इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो एरिया है वहां से ओरिजिन होता है चेनाब रिवर का। और दो इंपोर्टेंट रिवर चंद्रा एंड भागा रिवर, इन दोनों के मर्जिंग से जो है वो चेनाब रिवर बनती है। अब ये जो चेनाब रिवर है यहाँ पर ये जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, देखो इंडिया के मैप को अगर आप व्यू करते हो और अगर आप अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग कंडीशन देखते हो तो इंडिया में अलग अलग एरिया जो है वहां पर अलग अलग जो अर्थक्वेक है उसकी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये जो रीजन है ना हमारा, यहाँ पर जो रीजन है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि ज्योग्राफिकल पार्ट 1, ज्योग्राफिकल पार्ट 2, 3, 4, 5। तो ये 5th नंबर का है, मतलब यहाँ पर हायर इंटेंसिटी का अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो ये जो ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया है चेनाब रिवर पर, इस पर अगर हम डिस्कस करें तो इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर अर्थक्वेक जो है वो हाई इंटेंसिटी का आए तब भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को ना मिले। ओके, तो एक तरीके से इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा एक इंटेंस मूवमेंट इस प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने में 2002 में जो है इस प्रोजेक्ट को नेशनल इंपोर्टेंस का डिक्लेरेशन दिया गया था कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इस ब्रिज को बनाना। और अब जाकर के ब्रिज जो है वो एक कंस्ट्रक्शन मोड में एक फुलफिलिंग स्टेज में जो है वो कंप्लीट हो पाया है। ओके, तो देखो चेनाब रिवर और ये अदर इंपोर्टेंट रिवर को अगर आप डिस्कस करो तो अभी कुछ टाइम पहले इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भी न्यूज में थी। 1960s में जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गए तो यहाँ पर ये जो रिवर है इनका ओरिजिन, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, कुछ रिवर का ओरिजिन तिब्बत से और कुछ का ओरिजिन इंडिया से, लेकिन इंडिया से फ्लो करके बाद में जाती है पाकिस्तान में। दोनों ही कंट्री के लिए इसका वाटर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1960s में एक वाटर ट्रीटी की गई और इसमें डिसीजन लिया गया कि जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, मतलब रावी, व्यास, सतलुज, इनका वाटर जो है वो इंडिया को अवेलेबल रहेगा और इंडस, झेलम, चेनाब इनका वाटर जो है वो अवेलेबल रहेगा पाकिस्तान को। ओके, इंडिया इनका वाटर जो वेस्टर्न रिवर्स है ना इनका यूज तो कर सकता है लेकिन इनको डाइवर्ट नहीं कर सकता, मतलब कुछ कंडीशन जो है वो यहाँ पर रखी गई थी।
अब देखो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर रिलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इशू जो है उसको देख करने को मिले, क्योंकि कुछ टेररिस्ट अटैक देखने को मिले थे। तो उस टाइम ने इंडिया ने जो है वो काफ़ी बार इस चीज़ को लेकर के बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको टाइम के अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इरिगेशन सिस्टम के लिए हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, तो हमें इसमें जो है प्रेजेंट टाइम की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ हमें इसमें चेंज करना चाहिए। तो इसके पर्सपेक्टिव पे और ये जो वाटर ट्रीटी है वो न्यूज़ में बनी हुई थी, तो इन सारी रिवर्स की लोकेशन कौन सी रिवर जो है वो कहाँ पर इंडिया में जाकर के या पाकिस्तान में जाकर के मर्ज हो रही हैं, ये सारी बातें आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके की क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली इस ब्रिज को लेकर के और चेनाब रिवर को लेकर के। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहीं पर फ्रंट पेज पर ही, देखो इसरो ने क्या किया है, यहाँ देखिए इसरो ने 36 सैटेलाइट जो है उनको ऑर्बिट में रखा है, और LVM-3 जो हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने 36 वन वेब सैटेलाइट जो हैं उनको एक तरीके से एग्जिस्ट किया है। तो यहाँ पर ये तो देखो इस तरीके की सैटेलाइट लॉन्चिंग जो प्रोसीजर है वो रेगुलर चलता रहता है। हम इसरो के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं कि इसरो जो है वो कब बना, किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो इसरो ये जो वर्ड है वो एग्जिस्टेंस में आया था 1969 में। इसरो को 1969 से पहले जाना जाता था इनको स्पार के नाम से। ओके, ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं उन्होंने हमारे इंडिया से 1960s के टाइम में उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था कि स्पेस रिसर्च जो है उसमें हमें काम करना है। ओके, और इसीलिए जो है उस टाइम के हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने जो है वो इनको स्पार को एस्टेब्लिश किया था। अब देखो 1969 में इनको स्पार का नेम चेंज कर दिया इसरो। फिर 1972 में एक कमीशन बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नाम से, और ये जो इसरो जिसको पहले इनको स्पार के नाम से जानते थे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता था, और फिर 1972 के बाद में इसरो को कन्वर्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसको डायरेक्टली ओवरसीन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के चेयरमैन की अगर हम बात करें तो चेयरमैन ऑफ इसरो जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं। तो इस तरीके से एक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करो तो उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो रहा है उसके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसरो क्या है, इसरो हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है, और इस इसरो के कुछ अलग अलग सेंटर हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो केरला में इसका एक सेंटर है जिसको थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के नाम से जानते हैं, थुम्बा। ओके, दूसरा सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। अब आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि श्रीहरिकोटा जो है वो कौन से स्टेट के अंडर आता है इंडिया में। और इसके अलावा जो तमिलनाडु है वहाँ पर भी हमारे इंडिया का इसरो का एक लॉन्चिंग स्टेशन है, इसकी प्लानिंग की जा रही है। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली हैं इसरो को लेकर के। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है जो अभी राहुल गांधी की जो मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई किया गया है उसके बारे में यहाँ पर राइटर ने बताया है। देखो हमने देखा कि 23 मार्च को जो है वो कांग्रेस के लीडर जो केरला में वायनाड से MP थे उनको सूरत कोर्ट जो है यहाँ देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट इन सूरत गुजरात जो है वो उनको एक तरीके से 2 साल की सजा सुनाता है, और उसके जस्ट बाद में जो है लोकसभा के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ओके, लोकसभा सेक्रेटरीट जो है उन्होंने मिस्टर गांधी को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब नहीं हो। तो इसी के बारे में यहाँ पर राइटर ने कुछ बेसिक बातें बताई हैं कि किस तरीके से हमें फोकस करना चाहिए और क्या क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है और उनमें क्या क्या चेंज किया गया। तो सबसे पहले तो राइटर ने बात की है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है इसमें बात की गई है। ओके,
इसका जो सेक्शन 8 है वो इस चीज को टारगेट करता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर जो है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 का सब क्लोज 3 जो है वो ये बात बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो किसी भी ऑफेंस में अगर उसको कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, यहाँ पर कुछ नाम जो है वो एक तरीके से मेंशन किए गए हैं कि इस ऑफेंस के अंडर अगर उसको कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उनको क्या किया जाएगा, एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड सेंटेंस टू नॉट लेस देन 2 years शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। कि कोई भी पर्सन जो है अगर उसको यहाँ देखिए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर अगर उसको कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया किसी ऑफेंस में तो उनको 2 साल से ज़्यादा की अगर सजा हो रही है तो उसी टाइम जो है उनको क्या कर दिया जाएगा, उस टाइम जो है उनको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन जो है उनकी हो जाती है। अब क्लोज 4 जो है वो एग्जम्पशन देता है सिटिंग मेंबर्स को। ये जो आरपीए एक्ट का सेक्शन 8 का सब क्लोज 4 जो है वो बात बोलता है कि जो सिटिंग मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के उनको छूट दी जाती है कि 3 महीने के अंदर अगर कोई कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है ना तो एडवांस हो जाएगा। और यहाँ पर दी गई है कुछ एक तरीके से छूट दी गई है कि सिटिंग मेंबर जो है वो 3 महीने के लिए उनको छूट दी जाती है। मान लो किसी केस में उनको कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया तो 3 months का उनके पास टाइम पीरियड है, वो हायर कोर्ट में अपना पिटिशन लगा सकते हैं और अगर हाई कोर्ट इस पे स्टे लगा दे तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन 2013 में केस हुआ लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है वो जुडिशरी ने बोल दिया कि चाहे सिटिंग मेंबर हो या फिर कोई कैंडिडेट हो, अगर वो कन्विक्टेड डिक्लेयर किया जाता है तो एटवंस जो है उसको क्या किया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन हालांकि अगर हायर कोर्ट इसको लेकर के स्टे दे देता है तो जो पर्सन है उसको डिस्क्वालीफाई जो है वो जो प्रोसीजर है वो लिफ्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और जो उसकी मेंबरशिप है वो भी रिस्टोर कर दी जाएगी। अब दूसरा यहाँ पर बात की गई है कि आरपीए एक्ट की तो हमने बात कर ली। दूसरा बात है यहाँ पर देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 102 एंड 103 में ये बात बोली गई है। तो आर्टिकल 101 सब क्लोज 3(1) सब क्लोज ए जो है वो एक बात बोलती है कि अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन किसी पर्सन का किया जाता है तो उसके लिए वर्ड लिखा जाता है कि शैल बी डिस्क्वालिफाइड, कि उसको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। पैसिव तरीके से ये वर्ड्स लिखे गए हैं, मतलब एक कोई अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई करेगी। सीधा सा पर्सन ये बोली गई कि देखो आरपीए एक्ट जो है 1951 उसमें तो पहले एग्जम्पशन दे रखा था लेकिन बाद में लिली थॉमस केस में एग्जम्पशन को हटा दिया गया। दूसरी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 101 है उसमें बोला गया है शैल बी डिस्क्वालीफाइड, पैसिव तरीके से नैरेटिव दिया गया है, मतलब कोई अथॉरिटी जो है वो डिस्क्वालीफाई करेगी। ओके तो यहाँ पर अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम रीड करें तो यहाँ पर हमने देखा कि मिस्टर गांधी को डिस्क्वालीफाई किया लोकसभा सेक्रेटरीट ने। तो लोकसभा सेक्रेटरीट जो है उसको इस तरह की कोई पावर नहीं दी गई है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो उसके ऊपर काम करे। तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग मतलब ये जो इशू है वो प्रेसिडेंट के सामने इस बात को रखा जाना चाहिए था और प्रेसिडेंट जो है फिर इस केस को यहाँ पर अपनी तरफ से सुनवाई करते और अपनी तरफ से जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाता। तो यहाँ पर ये कुछ इशू प्रॉब्लमेटिक जो इशू है उसके बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने ये बोला कि देखो पहले एग्जम्पशन दिया गया था, लिली थॉमस केस में जो है वो बोल दिया गया कि अचानक से आप क्या कर दो, उनको उसी एटवंस जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दो। लेकिन देखो इसकी वजह से एडवांस करने की आपने बात तो कर दी लेकिन इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर दिया, इलेक्शन कमीशन उस पर काम करेगा क्योंकि वो सीट वैकेंट हो गई है। और मान लो एक पिटिशन के बाद में स्टे लग जाता है तो वो जो प्रोसीजर है, वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो नेग्लेक्ट हो गया। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें कुछ हमें इस तरीके का सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अगर हम देखें जैसे यूके यूएस उस तरीके से, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि मिस्टर गांधी को डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया, 2019 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था। तो यूके यूएसए जो कंट्री है, श्रीलंका जो है, इन्होंने एग्जम्पशन दे रखा है कि इस तरीके से पॉलिटिकल स्पीच जो देखने को मिलते हैं उनको लेकर के कोई केस जो है वो रजिस्टर ना हो। और 1965 में जो है वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी एक बात बोली थी कि अगर इसी तरीके से
हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट को या फिर किसी रैलीज के टाइम में जो बातें रखी गई हैं उनको हमें इतना हाइपरबोल जो बोले जाते हैं उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम ऐसा ही करते रहे तो सिर्फ हम क्या जो भी हमारे लीडर्स हैं उनको सिर्फ हम जेल भेजने में ही लग जाएंगे। क्योंकि कहीं भी आप रैली देख लो, हर कम्युनिटी हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करती है, और इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो आप देखिए कि कौन पार्टी किसके ऊपर अटैक कर रही है, क्या क्या स्टेटमेंट दे रही है, कोई पार्टी किसी को चोर बोल रही है, कोई पार्टी किसी को क्या स्टेटमेंट दे रही है। तो इस तरीके से अगर केस रजिस्टर होने लगे और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिला तो ये जो इशू है ना वो बढ़ता ही जाएगा, और सिर्फ लीडर्स जो है ना वो फिर जेल ही जाते जाएंगे। तो 1965 में कुलतार सिंह वर्सेज मुख्तियार सिंह, इस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी कि इस तरीके का कोल्ड एटमॉस्फेयर के टाइम में जो कोई स्टेटमेंट दिया जाता है उसको आप सीरियस ले सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल टाइम में जो हाइपर बोले जाते हैं उनके लिए जो है वो हमें इस तरीके से फोकस नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। नेक्स्ट तो देखो यहाँ पर मैप के थ्रू शो किया गया है, अगर हम डिस्कस करें तो पूरे वर्ल्ड में कितनी बार नेट जो है इंटरनेट शट डाउन किया गया। तो यहाँ पर 2016 से 2022 के डाटा दे रखे हैं और 187 टाइम 2022 में देखने को मिला पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में 84 टाइम। ओके, यहाँ पर 2018 से 2022 के डाटा है पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट शट डाउन रहा। तो इसमें इंडिया ने जो है वो हमेशा टॉप किया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। और पूरे वर्ल्ड में अगर हम डिस्कस करें, पूरे वर्ल्ड में अगर हम डिस्कस करें कि जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन जो है वो देखने को मिला है, तो देखो ये जो रेड कलर है वहाँ पर शो होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो नेट शटडाउन है। तो बहुत कम कंट्रीज है जहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद में फिर ये रेड कलर जो है यहाँ पर ऑफन, और इंडिया जो आता है वो सम टाइम। तो इंडिया में अगर हम बात करें, और इंडिया में भी अगर स्टेट वाइज अगर हम डिस्कस करें तो जम्मू एंड कश्मीर में 418 बार, राजस्थान में 96 बार, यूपी में 30 टाइम, और महाराष्ट्र में 12 टाइम, तेलंगाना, मिजोरम, केरला, तमिलनाडु और स्टेट जो है वहाँ पर कम देखने को मिलता है। ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ 0 टाइम जो है वो शटडाउन देखने को मिला है। तो ये जो डाटा है वो हमें शो करते हैं 2012 से 2023 के बीच में। और इस तरीके से शटडाउन की जो इशू है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो डिजिटल जो ट्रांसफ़र है मनी का वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के शटडाउन की वजह से जो हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो इशू जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, और प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये इंटरनेट शटडाउन का एक अल्टरनेट जो है वो हमें ढूंढना चाहिए, और इंडिया जो है वो इंटरनेट शटडाउन में लीड कर रहा है। और पूरे वर्ल्ड में अगर 2016 से 2022 के अगर हम डाटा डिस्कस करें तो 60% ऑल इंटरनेट शटडाउन का 60% जो है वो इंडिया में देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो श्रीलंका कंट्री है वहाँ पर $3 बिलियन का बेल आउट मतलब पैसा उनको दिया है। और अभी वो बातचीत चल रही है IMF की साथ में पाकिस्तान की, और वहाँ पर भी $1.1 बिलियन का जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। अब ये IMF बेल आउट क्या है और नेशन को इस तरीके की ज़रूरत क्या होती है। देखो, कोई भी कंट्री अगर वहाँ की जो करेंसी है उसके प्राइजेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जाएं, और एक बहुत ही एक तरीके से अचानक से उनके प्राइजेज बहुत ज़्यादा गिर जाएं किसी भी करेंसी के, और करेंसी के प्राइजेज गिरने के बाद में वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो कोई भी मतलब प्रोसीजर जो है उसमें एक हाल्ट, एक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट होने लग जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस तरीके कंट्री में बार बार गवर्नमेंट जो चेंज होती है उसकी वजह से इशू क्रिएट होते हैं। गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट को लगता है कि वो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसके ऊपर अपनी पावर रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है वो आप बनाओ, उस पैसे को हम जो है वो लोगों को भेजेंगे। अब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी तो कोई भी चीज़ जो है उसका प्राइजेज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस करेंसी की जो प्राइस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस तरीके से डिवैल्यूएशन देखने को मिलता है। IMF कंट्री जो है वो हेल्प करता है, डायरेक्टली भी कोशिश करता है उनको सपोर्ट करने की, और इस तरीके से अगर कोई इशू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो अलग अलग लेवल पर, जैसे कि
एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, इन सब के थ्रू जो है वो उनको जो ट्रबल्ड कंट्रीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन आईएमएफ ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिया और बोलिए ये लोग खाओ पियो ऐश करो। आईएमएफ जो है वो कुछ कंडीशन रखता है, जैसे कि कोई कंट्री में अगर आप करेंसी जो है उसका एक तरीके से डिवेल्युएशन, करेंसी जो है मतलब वो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करता है कि किस प्रॉब्लम की वजह से आपके यहाँ पर ये इशू देखने को मिला। जैसे कि कोई कंट्री में करप्शन है तो उनको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन रखता है कि अगर आप ये स्ट्रिक्ट तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या फिर पब्लिक जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ये सारा इशू जो है वो मेंटेन हो पाएगा और ये मनी जो है वो आपको दिया जाएगा। ओके, दूसरा यहाँ पर क्या होता है, मान लो किसी कंट्री की इस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रही है तो वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी कम इन्वेस्ट करते हैं, बाहर का पैसा बहुत कम आ पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा अगर हम बात करें कि जैसे ही करेंसी की वैल्यू कम होने लग जाती है, लोग जो है उस करेंसी को लेने से हेजिटेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें तो कोई भी कंट्री इस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा होता है तो वहाँ पर फॉरेनर्स जो है वो आना जो है एजिटेट करना शुरू कर देते हैं। श्रीलंका जो है वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर जो है काफ़ी प्रमोशन देखने को मिलता है और टूरिज्म सेक्टर की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा अर्निंग जो है वो श्रीलंका को देखने को मिलती है। तो श्रीलंका में जब इस तरीके के इशू जो है वो क्रिएट हुए तो वहाँ पर जो है वो टूरिज्म का जो इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी कम देखने को मिला। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जब होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट होता है तो उसकी वजह से सीरीज में जो है एक चेन में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी अपने बजट में डिस्कस किया कि वहाँ पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्कूल चल रही हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग सेक्टर जो है उनको चला रहा है। तो इन सबको हम मर्ज करके जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंडर लेकर के आएंगे। अब ये स्कूल कौन सी है, तो देखो इसमें से कुछ स्कूल का नेम जो है वो यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि आदि द्रविड़कर एंड ट्राइबल वेलफेयर, बैकवर्ड क्लासेज, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज, डी नोटिफाइड कम्युनिटीज वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, फॉरेस्ट एंड हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट्स विल बी मर्ज्ड। मतलब ये स्कूल चल रही है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, किसी स्कूल को कोई डिपार्टमेंट चला रहा है, किसी स्कूल को कोई डिपार्टमेंट चला रहा है। तो टोटल ये इस तरीके के जो डिपार्टमेंट है ना वो 1834 स्कूल्स जो है वो चला रहे हैं, जिसमें 1.6 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा स्कूल जो है वो ADTW क्या है, आदि द्रविड़कर एंड ट्राइबल वेलफेयर, इसके अंडर जो है मतलब टोटल स्कूल जितनी भी है ना अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, इसमें से 80% स्कूल जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। और टोटल स्टूडेंट 1.6 लाख स्टूडेंट्स में से 1.26 लाख स्टूडेंट जो है वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर पढ़ते हैं। ये जो ADTW जो है इसको बनाया गया था किस टाइम में, आदि द्रविड़कर जो स्कूल है ये ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था तभी इनको बनाया गया था। और मेन काम ये था कि जो भी डिप्रेस्ड कम्युनिटी है उनको एजुकेशन जो है वो दी जा सके। अब देखो इसको मर्ज करने का प्रोसीजर क्यों रखा गया है, मर्ज करने का प्रोसीजर इसलिए रखा गया है क्योंकि बजट में इस बात को फोकस किया गया है कि अचीव द गोल ऑफ स्कूल जस्टिस, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ये मेन टारगेट रखे गए हैं कि सबके लिए इक्वल एजुकेशन हो। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि इन अलग अलग डिपार्टमेंट की जो स्कूल है इनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अदर स्कूल में एडमिशन लेने से बचते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी कम्युनिटी बेसिस जो है उनको देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में सभी स्कूल जो है उसमें सभी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ें, तो एक सेग्रीगेशन जो है वो ना देखने को मिले। और ये जो स्कूल हैं इनमें इतना मनी इन्वेस्ट नहीं हो पाता, साथ ही साथ में इनकी कंडीशन जो है काफ़ी कम है, काफ़ी मतलब वीक है, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो एक ही डिपार्टमेंट के अंडर ये सारी स्कूल अगर गवर्न होंगी तो इन सारे इश्यूज को हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे और सभी को जो है वो इजीली अच्छी एजुकेशन हम दिलवा पाएंगे। ओके, तो ये मेन टारगेट है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेल ब्रिज है ना जिसके बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक तरीके से इसको इंस्पेक्ट किया गया है यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और यहाँ पर ये बोला गया है
कि ट्रेन जो है वो 2024 से इसके ऊपर चलने लग जाएंगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इसरो का आर्टिकल, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर रिसर्चर जो हैं उन्होंने मोरे इल जो है उसकी एक न्यू स्पीसीज को खोजा है मुडा साल्डोई फिश लैंडिंग सेंटर में, और ये है कुडालोर जो कोस्ट है हमारा तमिलनाडु में, वहाँ पर। द स्पीसीज हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर तमिलनाडु एज जिम्नोथ्रोक्स तमिलनाडुनेसिस। ओके, the common name is Tamil Nadu brown moray. The discovery has been published in the latest issue of international peer-reviewed journal Zoo Systematics and Evolution. तो ये नई स्पीसीज आई है। तो पहले तो देखो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेती थी, लेकिन ट्रेंड जो है वो दोबारा से पूछा जा सकता है। स्पीसीज का नेम जो है वो पूछ लेंगे कि कहाँ पर पाई गई, कौन सी स्पीसीज है, इसको लेकर के। ओके, तो एक बेसिक आप समझ सकते हो, थोड़ा सा व्यू कर सकते हो। ओके, और तमिल नाम आ रहा है इसमें, तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पर जो है किसकी न्यू स्पीसीज है। मोरे इल की जो है वो न्यू स्पीसीज है। देखो इंडिया जो है वो गगनयान प्रोजेक्ट, मतलब गगनयान प्रोजेक्ट में क्या है, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। तो इसमें जो एस्ट्रोनॉट जो है उनका अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर जो है कंप्लीट हो गया है। एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट करके उनको उसी कंडीशन में कि स्पेस में कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी स्टडी करवाई जाती है, उनको समझाया जाता है, उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है कि उस कंडीशन में वो कैसे अपने आप को रख पाएंगे। यहाँ पर जो है महाराष्ट्र का जो बीड एरिया है उसके पास में एक विलेज है, वहाँ पर फॉरेन से एक पर्सन जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो जर्मन लैंग्वेज सिखा रहा है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्मन लैंग्वेज में अपने आप को फ्लुएंट तरीके से वो बोल पाते हैं। तो एक तरीके से इस तरीके की कोशिश की जा सकती है हमारी गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब एजुकेशन के साथ साथ में ही जो आप नॉर्मल एजुकेशन देते हो उसके साथ में एक एक्स्ट्रा स्किल जो है वो बच्चे में डेवलप की जाए, ताकि आफ्टर एजुकेशन जो है उनको जॉब के लिए जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के जो इशू है वो काफ़ी कम देखने को मिले। मतलब स्किल बेस्ड स्टडी जो है उसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, उसके रिजल्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।